आप किसी भी ट्रेडर के टेक्निकल ट्रेडर के ट्रेडिंग टर्मिनल को देखोगे ना, तो उसमें आपको काफी सारी रंग बिरंगी जो है लाइनें नजर आने वाली है, और इन लाइंस को हम कहते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स। और ये टेक्निकल इंडिकेटर्स हेल्प करती हैं किसी भी ट्रेडर को उसको प्राइस की मूवमेंट जो है वो एनालाइज करने में, स्टॉक्स कब फाइंड करने हैं, कब उनमें एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, ये सब चीजें फाइंड आउट करने में और उस हिसाब से ट्रेड करके पैसा कमाने में। और आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और कुछ इंडिकेटर्स भी देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज की वीडियो में जो है हम किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है कि कितने टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, एक होता है लीडिंग इंडिकेटर और एक होता है लैगिंग इंडिकेटर। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं दोनों इंडिकेटर्स को, दोनों टाइप्स को जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम कुछ इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला होगा RSI का, सेकेंड इंडिकेटर हम देखने वाले हैं MACD का, और थर्ड इंडिकेटर होने वाला है बॉलिंजर बैंड का। और उसके बाद हम इन सारे इंडिकेटर्स को जो है डिटेल में देखेंगे कि कैसे ये फॉर्म होते हैं, क्या इनके पीछे का लॉजिक होता है, क्या क्या इनमें कौन कौन सी चीजें जो है वो यूज की जाती हैं, किस टाइप से इन इंडिकेटर्स के ऊपर जो है हमारे को ट्रेड मिलता है, कब हमारे को एंट्री करनी चाहिए, कब एग्जिट करनी चाहिए, ये सब चीजें जो है हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। इंडिकेटर्स प्रीसेट लॉजिक पर बने होते हैं जो ट्रेडर को हेल्प करते हैं टेक्निकल स्टडी करने में, ताकि वो एक ट्रेडिंग डिसीजन ले सके। और ये टेक्निकल इंडिकेटर्स हमारे को काफी ज्यादा हेल्प करते हैं बाइंग लेवल्स फाइंड आउट करने में, सेलिंग लेवल्स फाइंड आउट करने में, उसके बाद ट्रेंड को कंफर्म करने में कि ट्रेंड जो स्टेब्लिश हुआ था वो कंफर्म हो गया है या नहीं हुआ। और कभी कभी तो जो ये ट्रेंड्स हैं, ये जो इंडिकेटर्स हैं, हमारे को काफी हेल्प करते हैं ट्रेंड को एनालाइज करने में और उसको प्रेडिक्ट करने में भी। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इंडिकेटर्स जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है लीडिंग इंडिकेटर और एक होता है लैगिंग इंडिकेटर। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है। अब लीडिंग इंडिकेटर के नाम से ही आपको मतलब पता चल गया होगा, जिसे कोई चीज वो है लीड करता है। अब प्राइस में क्या होता है कि प्राइस में ये इंडिकेटर जो है लीड करते हैं और पहले से एडवांस में सिग्नल देते हैं कि अब हमारे को यहाँ पर किस टाइप से मूवमेंट करनी चाहिए, और हमारे को बताते हैं कि यहाँ से अब न्यू ट्रेंड आने वाला है या फिर यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। और लैगिंग इंडिकेटर वो इंडिकेटर्स होते हैं जो प्राइस को फॉलो करते हैं, यानी कि पहले वो इंडिकेट कर चुके होगा, यानी कि प्राइस एक दिशा में मूव कर चुका होगा, और उसके बाद ये इंडिकेटर जो है उसको कंफर्म करेंगे कि हाँ भाई अब जो है ट्रेंड सेट हो चुका है। और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो हमारा लैगिंग इंडिकेटर है वो है मूविंग एवरेजेस, जिसके बारे में हमने सारी डिटेल में बात जो थी वो इस वीडियो में कर चुके हैं ऑलरेडी। अब आप लोग सोचते होंगे कि अगर मूविंग एवरेजेस एक इंडिकेटर है तो मैंने इसे इंडिकेटर की फॉर्मल इंट्रोडक्शन से पहले इस वीडियो में क्यों डिस्कस किया था। इसका मेन रीजन है कि मूविंग एवरेजेस ना अपने आप में एक पूरा कोर कंसेप्ट है, और ये काफी सारे इंडिकेटर्स में, जैसे RSI हो गया जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, MACD हो गया, स्टोकास्टिक हो गया, और भी इस टाइप के काफी सारे इंडिकेटर्स हैं जिनमें ना ये मूविंग एवरेजेस काफी बड़ा रोल जो है प्ले करते हैं। चलिए अब चलते हैं सीधा अपने पहले इंडिकेटर पर, और इस इंडिकेटर का नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यानी कि हम इसे RSI के नाम से भी जानते हैं। RSI एक काफी पॉपुलर इंडिकेटर है और ये ना एक लीडिंग मोमेंटम इंडिकेटर है जो हमारे को पहले से ही हमारे को सिग्नल दे देता है कि अब जो है यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अब RSI जो नाम है ना, यही आपको मिसलीड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नाम से तो पता लगता है कि हम किसी दो चीजों को रिलेटिवली जो है उनका इंडेक्स मेजर कर रहे हैं, बट यहाँ पर जो है हमारे को इस नाम में हमारे को कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रिलेटिव इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है, RSI जो है हमारे को दो कंपोनेंट्स के या दो सिक्योरिटीज के बीच में कंपैरिजन नहीं दिखाता, ये इंटरनल स्ट्रेंथ दिखाता है किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के ऊपर। RSI मोस्ट पॉपुलर लीडिंग इंडिकेटर है जो हमारे को सिग्नल देता है ड्यूरिंग द साइडवेज मार्केट, और नॉन ट्रेंडिंग जो रेंज होती है उसमें भी हमारे को ये काफी अच्छे और काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स देता है। RSI को यूज करने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ये हेल्प करता है ट्रेडर्स को ओवरसोल्ड और ओवरबॉट प्राइस एरियाज फाइंड आउट करने में। अब ओवरबॉट का मतलब होता है कि मार्केट ना या स्टॉक जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड में है, बट वो कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो गया है कि यहाँ पर ना अब इस लेवल पर ये स्टॉक टिक नहीं पाएगा और यहाँ से हमारे को किसी भी टाइम जो है करेक्शन देखने को मिल सकती है। और ओवरसोल्ड जो है जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि स्टॉक का प्राइस इतना ज्यादा गिर चुका होता है कि अब जो है, अब यहाँ पर लेवल्स देख के पता लग जाता है कि यहाँ पर ये इस लेवल पर ये इतना टाइम टिक नहीं पाएगा, और यहाँ से हमारे को कभी भी जो है अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। हालांकि RSI में आप अपने हिसाब से नंबर ऑफ डेज जो है वो चेंज कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट की बात करें तो इसमें 14 डेज का जो पीरियड है, टाइम पीरियड, वो लगता है, और ये काफी अच्छे से ना काम भी करती है। अब RSI की वैल्यू जो है वैसे तो 0 से लेके 100 तक होती है, लेकिन जब भी आप चार्ट पर लगाओगे ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, स्ट्रेंथ इंडेक्स के नाम से जानते हैं, और जैसा ही हमने यहाँ पर लगाया ना RSI, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है, अब आप इसकी वैल्यू देख सकते हो कि यहाँ पर
लेकिन काफी सारे चार्ट्स में जब आप इंडिकेटर लगाओगे ना तो आपको या तो वैल्यू 20 से लेके 80 तक की नजर आएगी या फिर 30-70 भी हो सकती है। लेकिन उसका ऐसा मतलब भी नहीं है कि 20 से नीचे आरएसए की वैल्यू नहीं हो सकती, या 30 से नीचे आरएसए की वैल्यू नहीं हो सकती, या 80 से या 70 से ऊपर नहीं हो सकती। जब इस एरिया में 0 से लेकर 20 या 30 की वैल्यू में, एक बार मैं इसमें आपको डिफॉल्ट लगाकर दिखाता हूं तो आपको समझ आएगा कि जैसे अलग अलग इंडिकेटर्स में यहाँ पर अलग अलग सेटिंग जो है डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं। जैसे अब मैंने उसको तो 20 और 80 कर रखा था, बट ये डिफॉल्ट चार्ट है जिसमें आपको वैल्यू जो है अपर बैंड की 70 और लोअर बैंड की जो है 30 की वैल्यू नजर आएंगी। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर वैल्यू 30 से नीचे जाती है तो यानी कि ये ओवरसोल्ड पोजीशन में है, ओवरसोल्ड एरिया में है, तो यहाँ से अब हमारे को अपवर्ड करेक्शन जल्दी ही देखने को मिल सकती है। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर ओवरसोल्ड एरिया में गया, वहां से हमारे को कितनी स्टीप रिकवरी यहाँ से देखने को मिली थी। और उसी तरह से बिल्कुल इसका उल्टा कि अगर वैल्यू 70 से लेकर 100 के बीच में है तो यहाँ पर हमारे को गिरावट जो है काफी ज्यादा और काफी तेज देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही वो इस एरिया में आएगा ना तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये स्टॉक जो है ओवरबॉट पोजीशन में आ गया है, तो यहाँ से अब किसी भी टाइम हमारे को स्टीप सेलिंग जो है देखने को मिल सकती है। चलिए मैं आप लोगों को एक स्टॉक में दिखाता हूँ। जैसे सपोज हम कोई भी स्टॉक पिक कर लेते हैं, सपोज हमने लुपिन पिक कर लिया जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाऊँ चार्ट में डिटेल में ले जाकर। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि जैसे ही आरएसआई की वैल्यू इस रेंज में यानी कि ये 70 के आसपास आती है तो वहां से हमारे को जो है स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलती है। और जैसे ही यहाँ पर 20-30 के लेवल्स के आसपास जैसे ही स्टॉक की वैल्यू आती है यानी कि आरएसआई की वैल्यू आती है तो वहां से हमारे को एक अप ट्रेंड यानी कि अप मूव जो है देखने को मिलती है। अब एज अ टेक्निकल ट्रेडर आप लोगों को काफी सारी चीजों पर जो है ध्यान रखना होता है। किसी भी स्टॉक में यानी कि किसी भी स्टॉक में अगर आपने ट्रेड करना है ना तो उससे पहले आपको काफी सारी चीजों को देखना पड़ेगा कि वो जो आपने फैक्टर्स अलाइन करे हैं वो आपके फेवर में है भी या नहीं। अब जैसा कि आप यहाँ पर एक कोरिलेशन देखो, इस लाइन को ना थोड़ा मोटा आप लोगों को क्लिक कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियर। अब आप देखो कि यहाँ पर कि इस प्राइस के आसपास आपको देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक यहाँ पर ग्रीन कलर की शूटिंग स्टार देखने को मिली और वहीं पर आरएसआई की वैल्यू जो थी यहाँ पर 70 से ऊपर थी। तो अब आप यहाँ से अब हमारे को जैसे ही पहले तो सबसे पहले शूटिंग स्टार देखने को मिली तो हमारे को पता है कि शूटिंग स्टार के बाद हमारे को यहाँ से सेल करना होता है। उसके बाद आरएसआई ने भी इसे सपोर्ट किया। तो अब यहाँ पर दो अलग अलग ट्रेड इवेल्युएशन सिस्टम ने हमारे को सेम पॉसिबल आउटकम्स जो थे एक ही पॉइंट पर हमारे को दिखाए थे। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू जो है जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि 14 होती है, लेकिन आप जो है अपने हिसाब से इसे 5, 10, 20, 50, 100 जो आप वैल्यू रखना चाहे ना वो रख सकते हैं। और यही तो एक एज होता है ट्रेडर का कि वो अपने हिसाब से जो चीजें उसके लिए उसके बिहेवियर के हिसाब से बेस्ट सेट बैठ रही है ना तो उसके ऊपर वो चेंज कर सकता है, वो उसके हिसाब से अपने मॉडिफिकेशन कर सकता है और उसके ऊपर काम करके अच्छा खासा पैसा भी कमा सकता है। एक चीज का ध्यान रखना है कि जितने कम दिन होंगे ना इसमें उतनी वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी। और इसमें जैसा मैंने आपको दिखाया कि आरएसआई के लेवल्स जो थे वो 20-80 भी होते थे, 30-70 भी होते हैं। तो इसको आप जो है अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसमें मिडिल लाइन आपको 50 रखनी है तो 50 रखो, 40 करनी है 40 करो। इसको अपने हिसाब से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो और अपने हिसाब से अपने बिहेवियर के हिसाब से कौन सा सेटअप जो है आप लोगों के लिए बेस्ट बैठ रहा है उसके ऊपर आप काम करके उसके ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जितना ज्यादा आप इसे एक्सप्लोर करोगे ना, जितने ज्यादा आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे उतने ही सक्सेसफुल ट्रेडर आप बनोगे। अब आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज कि आपको ना केवल आरएसआई के लगाकर यानी कि आपने सिर्फ स्टॉक में आरएसआई लगा दिया उसके बेसिस पर बिल्कुल काम नहीं करना। आपको साथ में कॉम्बिनेशन लेकर चलना है, आपको साथ में कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखने हैं। कोई सपोर्ट रेंज का सिस्टम आ रहा है तो वहां पे आपको देखना है आरएसआई किस टाइप से बिहेव कर रही है। उसके अलावा आप जो है किसी और इंडिकेटर के साथ इसको कंबाइन करके एक कॉम्बिनेशन बनाकर एक अलग से टेम्पलेट अपने हिसाब से बनाकर जो है उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने सेकंड इंडिकेटर पर और इस इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एमएसीडी के नाम से भी जानते हैं। एमएसीडी को ग्रैंड ओल्ड डैडी ऑफ इंडिकेटर्स भी कहा जाता है। हालांकि ये जो था ये इंडिकेटर 70s के दशक में इन्वेंट हुआ था, बट आज भी ये मोस्ट रिलायबल वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर्स है बाय मोमेंटम ट्रेडर्स। और जैसे कि हमारे को इसमें नाम से ही आइडिया हो जाता है कि इट्स ऑल अबाउट कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ टू मूविंग एवरेजेस।
कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि जब दो मूविंग एवरेजेस एक दूसरे के पास आती हैं तो वो कन्वर्ज होती जाती हैं, और डाइवर्जेंस जस्ट इसका उल्टा हो जाता है कि मूविंग एवरेजेस पास थी, अब उनमें डाइवर्जेंस आ गई, यानी कि वो एक दूसरे से दूर जाने लगी। तो इस टाइप से हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को इजी लैंग्वेजेस में समझ सकते हैं। अब स्टैंडर्ड एमएसीडी की वैल्यूज होती है 12 डेज की ईएमए यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 26 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, क्या इनकी डिस्क्रिप्शन होती है, किस टाइप से ये बिहेव करती हैं, ये सारी चीजें जो है हम इस वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो इसके बारे में मैं दोबारा से इस वीडियो में रिवाइज नहीं करने वाला। अगर आपने अभी तक ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप आई बटन में क्लिक करके इस वीडियो को, आप अगर मूविंग एवरेजेस को डिटेल में समझना चाहते हैं ना, तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए। अब एमएसीडी पर वापस से आए और इसकी बात करें तो 26 दिन की जो ईएमए होती है उसको हम 12 दिन की ईएमए में से डिडक्ट करते हैं टू फाइंड आउट कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस लेवल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर 12 दिन की मूविंग एवरेज और 26 दिन की मूविंग एवरेज कोटक बैंक की 12 दिन की है 1124 रुपए की और 26 दिन की मूविंग एवरेज है 1143, तो एमएसीडी की वैल्यू हुई 1124 माइनस 1143 इज इक्वल टू 90। और अगर हम इसकी वैल्यूज को जो है सीरीज में लेकर जाएं और उसके हिसाब से अगर हम चार्ट मार्क करें ना, पॉइंट टू पॉइंट्स अगर हम मार्क करें डेली के क्लोजिंग बेसिस पर, तो आपको कुछ इस टाइप से जो है लाइन नजर आएगी एमएसीडी की। अब एमएसीडी हमारे को क्या इंडिकेट करती है कि स्टॉक जो है वो किस टाइप से मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे 12 दिन की मूविंग एवरेज 26 दिन की मूविंग एवरेज से ज्यादा है तो यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है। और अब आप लोगों को पता ही है, लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा है कि जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है वो तेज क्यों होती है, कि स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में रहता है, तो उसके बाद हमारी यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनती है। और जब भी इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो है वो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से तेज यानी कि नीचे की साइड पर गिर रही है, उसकी ज्यादा वैल्यू है। तो यानी कि ये मतलब हुआ कि स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ से हमारी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज बनती है। आपको एक चीज का और भी ध्यान रखना है कि जो कम रेंज वाली यानी कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज होगी ना, वो ज्यादा रिएक्टिव होगी एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। फॉर एग्जांपल, अगर एमएसीडी की वैल्यू 160 की है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू अगर एमएसीडी की वैल्यू 100 या 120 की है। तो मूविंग एवरेज यानी कि 12 दिन की मूविंग एवरेज और 26 दिन की मूविंग एवरेज के जो डिफरेंस होता है ना, उसे हम कहते हैं एमएसीडी स्प्रेड। और स्प्रेड जो है वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे मोमेंटम कम होता जाएगा और इंक्रीज होता है जैसे जैसे मोमेंटम बढ़ता जाएगा। अब जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी तक समझ आ गया कि एमएसीडी की वैल्यू जो है वो 12 से लेकर 12 दिन की ईएमए और 26 दिन की ईएमए पर डिपेंड करती है। तो इसमें हमारे पास जो लाइन होती है ना, वो होता है बिल्कुल मिडल लाइन, वो होती है जीरो की। यानी कि अगर एमएसीडी की वैल्यू जीरो से ऊपर है तो यानी कि स्टॉक जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड में है, और अगर वैल्यू जीरो से नीचे है तो यानी कि स्टॉक जो है वो इस टाइम डाउन ट्रेंड में चल रहा है। जब भी एमएसीडी की लाइन क्रॉस करती है सेंटर लाइन को नीचे से ऊपर की साइड पर, तो इसका मतलब ये होता है कि इस स्टॉक में जो है डाइवर्जेंस आ गई है बिटवीन द टू मूविंग एवरेजेस, और ये एक बुलिश मोमेंटम को शो करती है जिसमें हमारे को बाइंग अपॉर्चुनिटीज जो है फाइंड आउट करनी चाहिए। और वहीं अगर एमएसीडी की लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि ऊपर से यहाँ पे इस एरिया से लेकर अगर इस एरिया में आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मूविंग एवरेजेस में कन्वर्जेंस हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर बियरिश मोमेंटम बन रहा है और यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज बनती हैं फिर उस स्टॉक के हिसाब से। अब ट्रेडर्स ना जनरली आर्ग्यू करते हैं कि हम एमएसीडी की लाइन की वेट करेंगे ऊपर जाने की, यानी कि जीरो से ऊपर क्रॉस करने की, तब तक तो काफी सारा मोमेंटम जो है वो तो निकल ही जाता है। तो क्या उसके बाद कोई औचित्य बनता है कि हम यहाँ पर एंट्री करें जब वो जीरो से ऊपर चला गया है, क्योंकि मोमेंटम शायद तब तक वो खत्म भी हो सकता है। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर 9 डेज की ईएमए। अब इस केस में आपको क्या करना है, आपको एमएसीडी वाली लाइन को जो है भूल जाना है, और जैसे हमने मूविंग एवरेज में क्रॉसओवर वाली स्ट्रेटेजी समझी थी ना, तो उस टाइप से आप जो है काम कर सकते हो। जब हमने इस वीडियो में क्रॉसओवर की बात करी थी कि कैसे क्रॉसओवर आता है, तो उसके बाद हमारे को काफी अच्छी मूव भी देखने को मिल सकती है। तो वो वाली क्रॉसओवर वाली स्ट्रेटेजी जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करी थी, वही चीज को आप जो है अब इस टाइम जब आपने सेकंड सिग्नल लगाया ना, तो एमएसीडी में आप फॉलो अप कर सकते हैं। और इस 9 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो लाइन आ रही है ना हमारे एमएसीडी के चार्ट में, इसे हम सिग्नल चार्ट के सिग्नल लाइन के नाम से भी जानते हैं। जब भी एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन से ऊपर है तो हमारे को यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में देखना चाहिए, और जब यहाँ पर एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन से नीचे आ जाती है तो हमारे को यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करना चाहिए।
अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एमएसीडी में कोर कंसेप्ट जो लगता है वो लगता है मूविंग एवरेजेस का। तो इसकी जो सिग्निफिकेंस होती है ना, इसकी इम्प्लीकेशंस जो आती हैं वो भी बिल्कुल एमएसीडी के, वो भी बिल्कुल मूविंग एवरेजेस की तरह ही आती है कि ये इंडिकेटर जो है तब अच्छे से काम करेगा जब मार्केट किसी ट्रेंड में होगी, और वैसे ही साइडवेज अगर मार्केट होती है तो मार्केट में ये हमारे को जो है फॉल सिग्नल भी दे सकता है। और उस टाइम यानी कि साइडवेज मार्केट में जब एक मार्केट रेंज बाउंड होगी तब ये इतना अच्छे से, इतना इफेक्टिवली काम नहीं करता जितना ज्यादा अच्छे से ये किसी ट्रेंड बेस्ड मार्केट में करता है। अब आते हैं अपने थर्ड इंडिकेटर पर, और इस इंडिकेटर का नाम है बॉलिंजर बैंड। ये इंडिकेटर जो था 1980s में खोजा गया था, और आज भी ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर है टेक्निकल एनालिसिस में। बॉलिंजर बैंड भी हमारे को ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। जब ट्रेडर यहाँ टॉप साइड पर आएगा ना स्टॉक, तो वहां से वो सेल करने की अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करता है, और जब कोई भी स्टॉक बैंड के लोअर वैल्यू पर आएगा तो वहां से बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। अब बॉलिंजर बैंड के ना 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है मिडल लाइन, जो है ये वाली लाइन। मैं आप लोगों के लिए मार्क भी करता जाता हूँ साथ साथ। सबसे पहले आती है ये मिडल लाइन, जो है 20 डेज की सिंपल मूविंग एवरेज। नेक्स्ट आता है ये अपर बैंड, और ये +2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मिडल लाइन है। और अब बात करें लोअर बैंड की, तो जैसा कि अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये जो है -2 है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मिडल लाइन की। स्टैंडर्ड डेविएशन एक स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट है जो एवरेज से उसकी वेरिएशन को मेजर करता है स्टॉक मार्केट में। स्टैंडर्ड डेविएशन स्टॉक की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टॉक की स्टैंडर्ड डेविएशन 12%, तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर वो स्टॉक जो है वॉलेटाइल होगा तो उसकी वॉलेटिलिटी का मेजर जो है ना, यानी कि वो 12% तक वॉलेटाइल हो सकता है। अब एक बार हम इन लाइंस को समझते हैं कि ये लाइंस का क्या मतलब हुआ। देखो, मिडल लाइन तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इजीली ये एक 20 दिन की मूविंग एवरेज है। अपर बैंड क्या होता है कि उस स्टैंडर्ड डेविएशन को, जो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन मिडल लाइन की निकली है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया टू फाइंड आउट द अपर बैंड, और इसे अगर हमने नीचे यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया तो वो आ गया हमारा लोअर बैंड। अब इस स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को, जो ये +2 और -2 है ना, इसको आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। इसमें अगर आप 3 करोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि 3 वैल्यू करोगे तो आपको एक कैसा ड्रास्टिक से चेंज भी देखने को मिल सकता है। तो अभी आपने देख लिया ना कि 2 की वैल्यू पे क्या आ रहा है। तो अगर मैं इसे 3 का करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे को वैल्यूज में जो है चेंज देखने को मिला। बैंड का थोड़ा रंग रूप जो है बिल्कुल चेंज हो गया। बट अगर मैं 2 पर वापस करूं तो आप देख सकते हो कि इस टाइप से हमारे को एरोस जो है मूव करते हुए देखने को मिले हैं। अब इस प्राइस पॉइंट पर आप देख सकते हो कि जो ये पहली वाली वैल्यू है वो है मिडल लाइन की। तो इसमें हमारी 20 डे की मूविंग एवरेज 30 मार्च 2022 को थी 2451 रिलायंस के चार्ट में। अपर बैंड की वैल्यू थी 2696 की, और लोअर बैंड की वैल्यू थी 2205 की। अब अगर हम स्टैटिस्टिकली बात करें तो हमारा जो करंट मार्केट प्राइस है ना, वो हमेशा मिडल लाइन के अराउंड ही होना चाहिए। तो यानी कि जैसा कि अभी आप देख सकते हो कि करंट वैल्यू है 2696 की, जो कि मिडल लाइन की वैल्यू है 2451 की। तो यानी कि यहाँ से अब जो है हमारे को स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। और वैसा ही हुआ हमारे को कि जो स्टॉक का प्राइस होता है वो मूविंग एवरेज के अराउंड होना चाहिए। तो यहाँ से इसीलिए वो मूविंग एवरेज जो है अपनी तरफ इसे अट्रैक्ट करती है प्राइस को, जिसकी वजह से ये हर कुछ टाइम के बाद जैसे ही अपर प्राइस बैंड या लोअर प्राइस बैंड तक जाएगा ना, तो उसके बाद वो मूविंग एवरेज को टच करने जरूर आएगा। तो इस चीज से, इस पैटर्न से हमने क्या समझा कि जब भी अपर प्राइस बैंड की साइड पर अगर प्राइस होगा तो वहां पर हमारे को सेल साइड का ट्रेड लेना है, और जब भी यहाँ पर लोअर साइड ऑफ बैंड पे टच करेगा तो उसके नियर अबाउट आएगा तो वहां से हमारे को बाय साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो ये थे दोस्तों 3 इंडिकेटर जो हमने आज की वीडियो में बात करी, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहले हमने देखा कि कितने टाइप के इंडिकेटर होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर्स। उसके बाद हमने उनके बारे में समझा कि लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है और लैगिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं। फिर हमने सबसे पहला इंडिकेटर देखा था RSI का, जिसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कि वो एक लीडिंग इंडिकेटर है, वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल लीडिंग इंडिकेटर है, जो हमारे को ट्रेंड को, रिवर्सल को या ट्रेंड को जो है इस्टेब्लिश होने से पहले ही फाइंड आउट करने में, प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद हमने देखा सेकंड जो इंडिकेटर था वो था MACD का। उसके ऊपर वो काफी हद तक जो है मूविंग एवरेजेस के साथ उसके हिसाब से ही काम करता है, क्योंकि मूविंग एवरेजेस जो है ना उसका कोर कंसेप्ट है
जिसकी वजह से वो भी पूरा मूविंग एवरेजेस की तरह ही रिएक्ट करता है। और थर्ड हमने देखा बॉलिंजर बैंड का, जिसमें हमने एक्सपोनेंशियल नहीं बल्कि हमने सिंपल मूविंग एवरेज को देखा था। तो इन 3 इंडिकेटर्स में से, वैसे तो 3 नहीं 4 हो गए हैं, जब हमने मूविंग एवरेजेस को देखा था तो वो भी एक अलग से पूरा एक अलग इंडिकेटर है। तो इन 4 इंडिकेटर्स में जो भी अभी तक हमने इस सीरीज में डिस्कस करे हैं, अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहता है ना, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं भी जाकर आप अपने क्वेश्चन, अपनी क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जितना ज्यादा शेयर करोगे उतनी ज्यादा फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है वो बढ़ेगी और उतनी नॉलेज के साथ आप स्टॉक मार्केट में जो है काम करोगे। और जितना ज्यादा आप नॉलेज लोगे ना, तो आप एटलीस्ट इस मार्केट को सट्टा बाजार तो बिल्कुल नहीं समझोगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। साथ ही में बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे इस चैनल पर कोई भी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप किसी भी वीडियो को, कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डाउ थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक, आज का सेशन जो है हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं तुषार बुद्धि राजा आपसे लेता हूँ इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर।